हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? डिफेंस वाला देख रहे हैं आप। माय नेम इज़ राहुल परमार। जय हिंद एवरीबडी, भारत माता की जय। एम आई ऑडिबल, क्लियरली विजिबल? प्लीज़ डू लेट मी नो। जय हिंद मनोज, मानसी, महिमा। हेलो एवरीवन, जय हिंद जय हिंद। बताइए। प्रॉपरली ऑडिबल? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, तो आज की इस क्लास के अंदर हम एक दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जय हिंद एवरीबडी, जय हिंद। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। मैं ये बोल रहा था कि आपको आपके हैंड रिटन नोट्स ज्योग्राफी के मिलने लग गए होंगे। उसके अंदर कुछ डेटा आपको एड ऑन मिलेगा, कुछ डेटा आपको अपडेटेड मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप उसके अंदर सैटर्न के मून्स के बारे में पढ़ोगे तो हमने क्लास के अंदर जो लिखे थे दैट आर दी 145, बट अकॉर्डिंग टू अपडेटेड डेटा ऑफ नासा का जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको 274 मून्स दिखाई देंगे। वहां पर मेंशन है, तो आप वहां पढ़ोगे आपको दिख जाएंगे, राइट? चलिए, परफेक्ट। तो आज हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, अगले टॉपिक को जानते हैं। क्या हो गया ये? एंड रिकैप। तो रिकैप के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, विच कंबाइनली नोन एज कॉस्मोलॉजी। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके। व्हाट वी विल गोइंग टू बी कवर्ड टुडे? मेजरमेंट ऑन अर्थ। ओके, हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड, हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। कोई शक? चलिए, नोट्स कहां मिलेगा? सब आपको ऐप पर मिलेगा। अब देखिए, आप क्लास के रिगार्डिंग जो क्लास में हो रहा है, इसके अलावा आप कुछ भी डाउट पूछोगे तो मेरे दोस्तों, मैं उसका जवाब आपको अभी नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है इसके लिए, ये पढ़ने के पास हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए। तो आप ना बिल्कुल भी अपना कुछ मत बोलिए, आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए, सिर्फ और सिर्फ। जब मैं आपको कहूं लिखो, उसका मतलब आपको शुरू हो जाना लिखना। जब मैं आपको नहीं, आपको खुद से भी ध्यान रखना, कभी कभी मैं बोलना भूल भी जाऊं, ऐसा भी हो सकता है, इंसान ही हूं। तो अगर मैं भूला पर तुमको याद रहा लिखना है, तो तुमको फटाक से उसको नोट करना और एकदम शांत होकर के उसको पढ़ना, ठीक है? हाँ, मैं इंग्लिश भी यूज करूंगा, मैं हिंदी भी यूज करूंगा, आराम से आप पढ़िएगा, ठीक है? मैं आपके चैट ऑफ कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से, एकदम। बहुत प्यारा टॉपिक है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी मस्ती के चक्कर में मूड खराब नहीं करूंगा बेटा, आई एम सॉरी। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? अब इसको आप एक पहले सबसे छोटा सा एग्जांपल समझो, उससे मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने ग्राफ यूज किए हैं? बिल्कुल किए सर, हमने 10वीं में किए थे, हमारी स्कूल में किताबों में, मैथ्स की किताब में पीछे भी आते थे, हमारी नोटबुक में भी आते थे ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा सर। आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी जगह पर, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं बात, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा? पढ़ा है सर। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से मेरी बात सुनना, कि जब आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होता था तो यू नीड एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको जब कट लगेगा तो ही पता चलेगा कि हां कोई सी चीज, देखो आपने बोल दिया कि वो 10 पे है, अब वो 10 यहां से यहां तक है, अब 10 यहां से यहां तक में आप कहां देखोगे? फिर आपने बोल दिया 10 डिग्री और 5 डिग्री नॉर्थ पर, तो 5 भी ये लाइन है, 1 2 3 4 5, तो 5 ही खींची, अब दोनों को इंटरसेक्शन पर लोकेट हुआ।
लोकेट अगर किसी भी चीज को करना होता तो आपको क्या लगता है, दो चीजें लगती, एक उसका लेटीट्यूड, एक उसका लॉन्गिट्यूड। अब ये ग्राफ में होता था, बस ये मैथमेटिक्स इतना यूज करना था हमको कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें गुरुजी इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यूज करना पड़ता है जहां दो चीजों में कटाव आता है। आपको समझ में आया? बिल्कुल आया। अब ऐसा का ऐसा ही धरती पर भी होता है। पुराने लेक्चर के अंदर तो हमने ये जाना कि धरती बनी कैसे थी, बहुत अच्छे ढंग से हमने जाना था कि बिग बैंग हुआ, कंडेंसेशन हुआ, तापमान घटा, चीजें पास आई, फिर ठंडी होने लगी, फिर धरती जैसी चीजें भी बनी। बाकी की बातें आगे इन फ्यूचर करेंगे, जब मैं एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा, आपका लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, आप सब समझ जाओगे। अभी हमें यह जानना है कि धरती बन गई तो धरती को नापे कैसे, धरती के ऊपर क्या क्या है, कितना कितना है। तो ये नापने के लिए हमने दो लाइंस को यूज किया। कौन कौन सी लाइन? लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ प्रिसाइसली, एक पर्टिकुलर जगह पर जियोग्राफर्स यूज द इमेजिनरी नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन अ ग्लोब। तो ग्लोब के ऊपर जितनी भी ऐसे जो लेटी हुई होती है उन्हें हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ऐसे जो खड़ी रहती है इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन। तो जितनी भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है इनके इंटरसेक्शन को यूज किया गया धरती के ऊपर किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए। दीज लाइन्स आर टर्म्ड एज लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड टुगेदर दे फॉर्म अ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट। जब ये दो मिलती है, दिस इज अ लेटीट्यूड लाइन, दिस इज अ लॉन्गिट्यूड लाइन। तो ये दोनों इस्तेमाल की जाती है किसी भी जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट या जियोग्राफिकल ग्रिड को लोकेट करने के लिए। जैसे इतना हिस्सा लोकेट करना तो ये दोनों के बीच में आ गया, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना तो वो भी यहां पर पता चल जाएगा। अब इसको और डिटेल में समझो और लेमन लैंग्वेज में समझते, ये तो किताबी भाषा हो गई। अब इसको थोड़ा आराम से समझो कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन, वी हैव टू पर्सन इन आवर क्लास। एक का नाम है महेश, एक का नाम है सुरेश। महेश रहते हैं कन्याकुमारी में और सुरेश रहते हैं आपके कश्मीर में। तो ये हमारा देश है कश्मीर और ये है आपका कन्याकुमारी, राइट जी गुरुदेव। अब आप ये देखो, आपने कश्मीर से सुरेश ने महेश को कहा कि भाई यार समंदर देखने का मन कर रहा है, बड़े दिनों से पहाड़ों में हूं, बहुत मजा आ रहा है, बट ट्रूली स्पीकिंग आज मन कर रहा है कि कैसे करके जाकर के समंदर देख ले। तो बोले भाई आजा, रहने खाने की पूरी व्यवस्था है अपने घर, अपन घूमने भी चल देंगे, एक स्कूटी है मेरे पास इलेक्ट्रिक ओला, तो उससे चलते पैसे भी नहीं लगते। तो उसने बोला पर यार मैंने कन्याकुमारी की लोकेशन नहीं देखी। तो उसने बोला यार इस पढ़े लिखे जमाने में लोकेशन की क्या जरूरत, पहले जरूर सुना था कि लोग कहते थे पूछते पूछते गंगा जी हो आए, मतलब कहाँ है हम, ये रास्ता कहाँ जाता, वो रास्ता, ये रेल में बैठ के उस प्लेटफॉर्म पे उतर के वहाँ से दूसरी गाड़ी बदल के आप कहाँ पहुँच जाते थे, गंगा जी। तो कहावत होती थी हमारे देश में, पूछते पूछते लोग गंगा जी होते, तुमसे ये शहर नहीं ढूंढा गया। वैसा तो नहीं था। उसने बोला कि यार पढ़ा लिखा जमाना है, रिमोट सेंसिंग इतना बढ़िया काम कर रहा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब काम कर रहे, इंटरनेट पे सर्च कर। तो बोले हाँ परफेक्ट आइडिया। उसने इंटरनेट पर गया, गूगल ओपन किया, मैप ओपन किया, वहां सर्च किया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ने रास्ता दे दिया कि आपका यहां से वहां तक की टोटल दूरी है 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर उसको बोल दिया 3 दिन में आप पहुंच जाओगे। वो उसने जम भी गया, उसको ट्रेन से जाना था, वो अपने हिसाब से आया। अब जो कन्याकुमारी की लोकेशन गूगल ने यूज करी, अब गूगल को तो वो नहीं पता ना कि वहां से मोड़ना, वो काय पे काम करता, आपके जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। मैंने क्या बोला, डेटा अगर मैथमेटिकल हो, ये जियोग्राफी में कब हुआ, ऐड हुआ था 1950s के बाद। बताया था मैंने, डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी 3 फेसेस, पहला 1400, दूसरा 1700 के बाद का और तीसरा 1950 के बाद का। तो 1950 का दौर है जब मैथमेटिक्स जियोग्राफी में ऐड हो गया था। तो उसने आपके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करके लोकेशन निकाली। कैसे? अब देखो ये अपन ऐसा समझ लेते हैं, these are the horizontal line known as latitude, these are the vertical lines known as longitude। उसने बोला कि गूगल I want to go कन्याकुमारी, प्लीज प्रोवाइड मी अ रूट। तो गूगल ने बोला ओके, सबसे पहले तो मैं लोकेट करूंगा तुम कहां हो। तो गूगल को पता चला ये यहां पर है कश्मीर के अंदर, ठीक है। अब उसने देखा कन्याकुमारी कहां पर है, तो उसको पता चला कन्याकुमारी ये यहां पर है साउथ में। तो कोऑर्डिनेट देख लो, कोऑर्डिनेट देखो, लेटीट्यूड में 1 2, 2 लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड कौन सी, 1 2, 2 लॉन्गिट्यूड पर है। तो 2 लेटीट्यूड 2 लॉन्गिट्यूड से उसकी शुरुआत हुई, जो कहां तक जा रही है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 लेटीट्यूड, 1 2 3 4 4 लॉन्गिट्यूड।
उसको 2 से 7 4 की तरफ जाना। देखो ऐसा कुछ इतना आसान नहीं होता है, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल किया जाता किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करने के लिए, लॉन्गिट्यूड का कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल किया जाता किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करने के लिए। तो बस उसने ये पता किया, फिर उसने ऐसे यूं करके कहां पर उसको जो सही रास्ता दिखा इन इलाके से वो अब तक ला दिया। तो ये ऐसे काम करता है, पूरे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम करता है। तो आज हम उन्हीं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल होती, कुछ लाइन वर्टिकल्स होती, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, थोड़ा इसके बारे में जान लो। इसको बोला जाता है कंपास। कंपास आप सभी लोग जानते हो? नहीं जानते। देखो कंपास भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कुछ कंपास ऐसे होते हैं जो कि मिलिट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में इस्तेमाल किया जाता है। आर्म्ड फोर्स के अंदर जब आप किसी भी चीज़ को निकालोगे, मुझे नहीं पता आप लोग छोटी उम्र के बच्चे हो, आप ये पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बट कुछ लोगों को पता होगा कि 2 चीज़ इस्तेमाल की जाती है, एक तो नॉर्दिंग्स और एक ईस्टिंग। ये 2 चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें अब आर्म्ड फोर्स की बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका इस्तेमाल फौज में क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है कि जब भी हमें कोई जगह को लोकेट करना हो तो हमें यूज करना पड़ता है नॉर्दिंग और ईस्टिंग। नॉर्दिंग मतलब कि वहां की जितनी भी लेटीट्यूड है वो सारी नॉर्थ वाली, और ईस्टिंग मतलब वहां पर कितनी लॉन्गिट्यूड है ईस्ट वाली, उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये जो इसकी हेल्प से आप कार्टोग्राफी में मैप बनाते हो। अब मैप के अंदर मैप क्या होता है? व्हाट इज मैप? मैप इज ए प्रोजेक्शन जो किसी बड़ी से शहर को एक छोटे से पन्ने पर लाके रख दे। अब उस छोटे से पन्ने के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना, तो उसके फिगर्स निकल के आते। एक आता 6 फिगर मैप, एक आता 4 फिगर मैप। 4 फिगर मैप क्या बताता? एल के हिसाब से बनाया जाता, एक खड़ी हुई लाइन और लेटी हुई लाइन। तो फॉर एग्जांपल आपको इस पर्टिकुलर जगह को प्लॉट करना, इस पर्टिकुलर जगह को, तो आपने क्या किया, क्या यूज किया? 4 फिगर में 1 2 3 4 5, इधर से आपने 5 यूज कर लिया। लॉन्गिट्यूड यूज किया, ये यहां से लॉन्गिट्यूड हो गई 1 2 लॉन्गिट्यूड होगी। सेम टू सेम ऐसा और फर्दर निकल के आ जाता है इसके अंदर। तो ये 4 फिगर। जब 6 फिगर होते तो 6 फिगर के अंदर क्या हो जाता? आपको इस डेटा को, इस बॉक्स को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में तोड़ना होता है, और फिर 9 10 में भी आपको पर्टिकुलर बताना पड़ता है कि कौन सी इलाके में जाना है। तो जब कौन से इलाके में जाना, तो आप पर्टिकुलर उस इलाके की लोकेशन के लिए यहां और नॉर्दिंग और ईस्टिंग ऐड करते हो, क्योंकि जो आपने बनाई ना 1 2 3 4 5, तो यहां 5 2 2 3 ऐसे, मतलब जिस भी नंबर पर वो पर्टिकुलर आ रहा है, बॉक्स को और बॉक्स में तोड़ लेना। तो ये सिखाया जाता है। अब जैसे जो ये 4 फिगर मैप होते हैं, 4 फिगर मैप के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को, एक इलाके को लोकेट करने के लिए लगते हैं, ये 4 फिगर हो जाते हैं। जब 6 फिगर वाला होता ना, तो उसके अंदर लोकेशन को भी और लोकेट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी इलाके में अम्बुश को ढूंढ रहे हैं। अम्बुश का मतलब छुपे हुए लोगों को, जो कि हमला कर सकते हैं। दुश्मन है, पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ, अम्बुश लगा के, घात लगा के बैठा है। जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया? एक मैप। उस मैप के अंदर हमें उस पर्टिकुलर इलाके में कहीं वो हो सकते हैं, तो आप कौन सा निकालोगे? 4 फिगर में। और जब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे ना उनकी शार्प लोकेशन चाहिए, तो उस 4 फिगर को आप और ग्रिड्स में तोड़ दोगे, तो अब वो 6 फिगर हो जाएगा। अब आपको उसके और अंदर की, जब आप और अंदर की वो निकाल लेते हो, तो दिस इज यूज्ड बाय द एयरफोर्स और आर्टिलरी। ये क्या, उस फिगर को सीधा इस्तेमाल करते कि 6 फिगर पे क्या निकल कर आ रहा, डॉट यहां पर बैठे, तो यहां से लॉन्च कर देते, इतने इतने लॉन्गिट्यूड के ऊपर जाइए, शूट कीजिए। वो जाती आर्टिलरी, वहां जाके गिर जाती, पूरा अम्बुश खत्म कर देती। एयरफोर्स भी इतनी हवा में क्या करता, कोई लोकेशन थोड़ी ना, आपका 6 फिगर 10 फिगर होता और शार्प, 1 मीटर तक के उसमें पहुंच जाते, 10 मीटर का एक सर्कल, इतनी आर्टिलरी, इतना मतलब टारगेट बना करके वो मार्च करते ऊपर से। तो ये मैपिंग होती जो फौज में सिखाई जाती। आपको अगर याद हो तो ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो यहां लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ये आपको सिखाई जाएगी जब आप एनडीए में ज्वाइन करोगे। जब आप एनडीए में जाओगे तो आपका जो सेकंड सेमेस्टर होगा, वहां पर आपको ये चीजें बताई जाएगी। ज्योग्राफी आपको आखिरी तक बताई जाती है। एक ऑफिसर को ज्योग्राफी हमेशा पता होना चाहिए उस इलाके की। आप जिस भी इलाके में जा रहे हो, जिस भी टेरेन के अंदर जा रहे हो, उस टेरेन का, उस क्लाइमेट का, वहाँ के फॉरेस्ट का, इन सारी चीज़ों का नॉलेज अगर आपको रहेगा तो आप एक बेहतर ऑफिसर बन पाएंगे। इसीलिए आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम में भी 100 नंबर का आता ज्योग्राफी। ठीक, ये वाले पॉइंट हमें हल्के फुल्के याद रखना, जो मैं यहां पर बताया। अब मैं आया हूं वापस कंपास के ऊपर। तो कंपास जो होता है उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। एक, जैसे आप ऐसे खड़े हो सकते हो, एक जो आपके सर की तरफ बता रहा, नॉर्मल जब हम एक से जाएंगे तो वो आ जाएगा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब ऐसा मत समझो साउथ में तो धरती है सर, नॉर्थ में तो आसमान है। आपको ऐसे किसी भी सरफेस पर लेट करके जो ऊपर की तरफ जा रहा वो वाला, अब ये कंपास ऐसे बताता है, एक तरीका होता है, बाकी ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ शिफ्ट होता जाता है। ये जो पॉइंट है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, कंपास के इन पॉइंट को हम बोलते हैं कोर्डियल पॉइंट्स।
कंपास के इन पॉइंट्स को बोला जाता है कोर्डियल पॉइंट्स। कोर्डियल पॉइंट्स क्या दिशा बताते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ होगी। अब अगर आप, ये आज मैं बता रहा हूं बट ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि मुझे अगली आने वाली 40 क्लास तक आप लोग को याद रखिए, कभी ना भूल। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर की तरफ बता रहा वो नॉर्थ होगा, कभी भी नक्शे को उठाओगे जो ऊपर बता रहा वो नॉर्थ होगा, जो नक्शे के पांव तरफ बता रहा वो साउथ होगा, है ना। फिर ये जो लेफ्ट हैंड घड़ी वाले हाथ तरफ बता रहा दैट इज द ईस्ट, और दूसरा आपका जाएगा राइट हैंड साइड वेस्ट। तो ये इस तरह से होता है, इनको क्या बोला जाता है कोर्डियल पॉइंट्स। अब क्या होता है बेटा, कोर्डियल पॉइंट्स में भी किसी को पर्टिकुलर लोकेट करना आसान नहीं होता, तो आपको और प्रिसाइज बताना तो आप क्या करते हो, इन दोनों के बीच का हिस्से को मैं कह देता हूं नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच के हिस्से को मैं बोल देता हूं साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच के हिस्से को बोल देता हूं मैं साउथ ईस्ट, और इन दोनों के बीच के हिस्से को बोल देता हूं नॉर्थ वेस्ट। अब क्या हो गया, अब आपके पास ये छोटे पॉइंट्स भी निकल के आ गए। कैसे निकले, बहुत सिंपल सी बात है, नॉर्थ और साउथ को पहले रखना और उसके बाद जो बीच में आ रहा है ईस्ट और वेस्ट उनको ऐड करना। जैसे ऊपर का बता रहा था, इन दोनों में नॉर्थ को पहले रखना नॉर्थ ईस्ट हो गया, इन दोनों को बता रहा था साउथ को पहले रखना साउथ वेस्ट हो गया, इन दोनों को बता रहा साउथ को पहले रखना ईस्ट, इन दोनों को बता रहा नॉर्थ को पहले बाद में वेस्ट रख दिया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो दिस इज नोन एज इंटरकोर्डियल पॉइंट्स। इंटरकोर्डियल पॉइंट, सर कैन यू सजेस्ट एनी एग्जाम्पल, इनके यूज का बता देते हैं। ये आपकी धरती है, ये आप इसको धरती समझ के चलना है, पूरी धरती। धरती क्या समझोगे इसे, अब धरती है आपकी। अब इस धरती के ऊपर ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं लेटीट्यूड, हम पढ़ते आए लेटी हुई लाइन। अब लेटी हुई लाइन में जो सबसे बड़ी लेटीट्यूड, देखो ये लाइन ऊपर जाती जाएगी छोटी होती जाएगी पोल तरफ, पर जो सबसे बड़ी लाइन है उसका नाम है 0 डिग्री इक्वेटर। ये धरती को दो बराबर भाग में बांटती, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने क्या बोला, ऊपर वाला नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, ठीक। किसने तोड़ा, इस 0 डिग्री ने। अब यहां पर एक और लाइन होती एसी, इसको भी 0 डिग्री बोलते हैं। जैसे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड थी, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गई। अब ये धरती को दो भाग में तोड़ रही, लेफ्ट हैंड साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट। सर इंडिया की लोकेशन कहां, इंडिया यहां आता है, दिस इज आवर कंट्री, जो कि उसके ऊपर आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो इंडिया का यहां पर आ रहा है। अब इंडिया यहां पर आ रहा है, तो इंडिया कौन से हिस्से में हुआ, ईस्ट नॉर्थ। पहले क्या रखते हैं, नॉर्थ को। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया कहां आ रहा, तो ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड, चलो ऑस्ट्रेलिया मत बताओ, आप बताओ मुझे अमेरिका का। यहां पर नॉर्थ अमेरिका बना है, या फिर सबसे सिंपल सी बात है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्लीज मुझे बताइए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कौन से इंटरकोर्डियल में आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कौन से इंटरकोर्डियल में आ रहा है। क्या हो गया, चैट रुक गए क्या? किस में आ रहा, बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट। ये हो गया अपना नॉर्थ वेस्टर्न में। तो आप इंटरकोर्डियल का मतलब समझ गए। आप ये बोल सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका इज सिचुएटेड इन नॉर्थ, बट देखो नॉर्थ में धरती यहां से यहां तक है। थोड़ा और प्रिसाइज कर दो, थोड़ा और प्रिसाइज कर दो। तो और प्रिसाइज करने के लिए हमने क्या, नॉर्थ के साथ वेस्ट। अब आप थोड़े कम हिस्से में आपको ढूंढना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ऐसे इंटरकोर्डियल पॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं। परफेक्टली चीजें समझ में आ रही है। अब मुझे इतना बता दो, जितनी भी मैंने आपको बताई नॉर्दिंग के बारे में, ईस्टिंग के बारे में, समझ में आई? प्रॉपर क्लियर हो रहा है, ठीक है एवरी वन ऑफ यू। देखो बहुत सारे बच्चे नए नए हो, प्लीज बता दीजिएगा सब ठीक है। अभी आप ऐसा मत बोलो कि सर आप स्लो पढ़ाइए, मेरी बात सुनो, अभी मैं पढ़ाने पर आया ही नहीं हूं, टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ। मैंने आप लोगों का लगभग 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की ये क्या काम आएगी। ओके अभी आप ऐसा मत समझो कि राहुल सर आप स्पीड से चल रहे हो। स्पीड से मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ आपका बेस है, आपका फाउंडेशन। आप ये भी याद रखो, आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस। ओके तो आप ये भी समझिए, कोर्डियल पॉइंट्स हो गए आपके, इंटरकोर्डियल पॉइंट्स हो गए। दोनों क्लियर है जी गुरुदेव, दोनों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं
लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में लेटीट्यूड क्या होती है, आराम से समझना। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में लेटीट्यूड, देखो हाइपोथेसिस इसलिए नहीं कराई क्योंकि वहां से प्रश्न आते नहीं, जहां से प्रश्न ज्यादा आता है वो मैं यहां ज्यादा पढ़ा दूंगा आपको, बेफिक्र रहो, आराम से पढ़ेंगे यार बेटा लाल मेरे। चलो लेटीट्यूड की बात करते। लेटीट्यूड इज अ एंगुलर डिस्टेंस, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से मजा आएगा तुमको। मैं फिर से बंद कर रहा हूं चैट। चलो गुरुजी लेटीट्यूड होती क्या है, तो हमारी धरती पर लेटी हुई लाइन को हम लेटीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में इनको हम बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश, ओके। अंग्रेजी में लेटीट्यूड, नॉर्दिंग्स जो मैंने आपको मिलिट्री लैंग्वेज में बताया था। अब इसको और समझते, देखो ये क्या है सर, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो बेटा ये है धरती, धरती को आपको नॉर्थ पता है, साउथ पता है, बट नापना भी तो पड़ेगा, कितना नॉर्थ कितना साउथ, कुछ तो आगे पीछे नाम के आगे सरनेम परमार बना कुछ तो लिखते होंगे कि आप कौन है। तो वही हमको नॉर्थ पता पर नॉर्थ कितना, साउथ पता पर साउथ कितना, उसके लिए हमने लेटीट्यूड्स को यूज किया। अब लेटीट्यूड, द लार्जेस्ट लेटीट्यूड इज इक्वेटर। 0 डिग्री लेटीट्यूड जो है वो सबसे बड़ी लाइन है। इसके बाद की लाइन देखो आप छोटी होती जाएगी, कहीं से भी मैं खींच दूं, इसके बाद की कहीं से भी मैं खींच दूं, छोटी होती जाएगी, ओके। तो लेटीट्यूड सबसे बड़ी लेटीट्यूड क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, बढ़िया। अब 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में टोटल कितनी लाइन्स है, देखते जाओ ऐसा, इसके नॉर्थ में ऐसे टोटल है 90 डिग्री लाइन्स। इसके साउथ में कितने गुरुदेव, तो ये धरती को बराबर भाग में बांट रही है, और नॉर्थ में आपने 90 बताया, तो साउथ में भी 90 होगा, हम मूर्ख थोड़ी है, साउथ में भी 90, क्यों, क्योंकि आपने ऐसा बोला धरती को 2 बराबर भाग में बांट रही। इट इज 90 डिग्री नॉर्थ, इट इज 90 डिग्री साउथ। अब ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के ऊपर आपको नॉर्थ, नॉर्थ और नॉर्थ, 0 डिग्री के नीचे आपको साउथ, 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 और ये गलत लिख दिया या साउथ। ये लोकेशन बताने के लिए हमने लेटीट्यूड को यूज किया है। ये 0 डिग्री रेफरेंस है, इसके उत्तर में कितना, इसके दक्षिण में कितना। जैसे इंडिया की शुरुआत कहां से होती है मैं आपको बता देता हूं। ये इंडिया के, ये जो है ना हमारा इंडिया का ट्रायंगुलर शेप नीचे वाला, इसकी शुरुआत हो जाती 8 डिग्री नॉर्थ से। तो आपको पता चल गया कहां पे जाना। अगर आपको गूगल को बोलना इंडिया, तो इंडिया में सबसे पहले कहां उठाएगा, सबसे नीचे भारत माता के पांव का जो पंजा है, यानी कन्याकुमारी, तो सबसे पहले कन्याकुमारी के कदम छुएगा। कन्याकुमारी के कदम 8 डिग्री से चालू हो रहे, तो लोकेट हुआ, प्रिसाइजली लोकेट हुआ, ठीक। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 डिग्री नॉर्थ तक जब आप यहां पहुंचे, 32 डिग्री तक है ना, नॉर्थ तक, तो यहां क्या आ जाएगा, हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज इंदिरा कोल, जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वाला हिस्सा, साल्टोरो रीच पे, सियाचिन ग्लेशियर द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड है ना, तो जहां हमारे देश के सोल्जर्स हैं 1984 में, जो जिसको हमने खींचा था, आप अभी वहां पर हो। अब उस सियाचिन ग्लेशियर का भी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, भारत माता के मुकुट का सबसे ऊपरी हीरा, वो कहां जा रहा, इंदिरा कोल, 32 डिग्री। तो इंडिया की लोकेशन आप बता पा रहे हो, नॉर्थ से नॉर्थ तक है। इतने से इतना हुआ। आप एक फिगर, हमको 4 डिजिट निकालना था, 2 निकाल ली, एक नीचे की एक ऊपर की, 2 तो निकल गई ना, अब बची 2। अब 2 कौन सी निकलेगी आपकी, ये और ये। लॉन्गिट्यूड उसको हम बाद में देखेंगे, अभी लेटीट्यूड समझ में आ रहा। तो लेटीट्यूड क्या कर रहा है, आपके 0 डिग्री से नॉर्थ और 0 डिग्री से साउथ का वो बता रहा लोकेशन, वो लेटीट्यूड है। सर ये लोकेशन कौन से रेफरेंस में, ये लोकेशन है अर्थ के सेंटर से रेफरेंस में। जैसे यहां पर हमारी धरती का सेंटर यहां के साथ, ये केंद्र है हमारा, अंदर की बात कर रहा हूं। अब जैसे यहां इंडिया मिला, तो ये यहां पर इतनी लाइन से पास हुआ, जब आप इसको देखोगे तो एंगल बनेगा 8 डिग्री का। जैसे ये पोल 90 डिग्री पर, तो यहां के एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। तो इसको बोला जाता है इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस। 23 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब ये हमारा एंगल था, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये 0 डिग्री का एंगल बढ़ता जा रहा, 0 डिग्री का एंगल बन रहा, और ये 0 डिग्री का एंगल बढ़ता जा रहा। 90 मोस्ट है, इधर 90, और फिर यहां पहुंचने के बाद फिर छोटा होने लग जाएगा, है ना, फिर 89, 85 है ना, 0 डिग्री रिड्यूस हुआ। आई बात समझ में। तो ये एक एंगुलर डिस्टेंस है। टोटल कितनी लैटिट्यूड हो गई हमारे पास, 181। ये सब पॉइंट हमें ध्यान रखना है। कैसे 181 हुई सर जी, ऐसे हुई 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर और एक आपकी 0 डिग्री। ये एक जो ये भी तो है, ये भी तो है, 90 ऊपर 90 नीचे एक 0, टोटल मिला के 181 डिग्री हमारी लैटिट्यूड बन रही, जो धरती को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रही ताकि हम उसको लोकेट कर पाए। ओके, इतना समझ में आया? ग्राफिकल डेटा नीचे से ऊपर तक की लाइन नाप ली हमने। आप ऐसा समझ लो कि एक पन्ना है कॉपी का आपकी, और उस कॉपी के पन्ने पे आपने जो लाइन खींची ना, तो आपको किसी पर्टिकुलर, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे यार वो जो तूने 4th लाइन में लिखा हुआ वो गलत है, तो 4th लाइन मतलब लोकेशन पर्टिकुलर हुई ना, पूरे पन्ने में तो नहीं ढूंढेगा, 4th लाइन में ढूंढेगा। बस ऐसे ही ये 4th लाइन जैसा सीन है, ठीक है? तो ये लेटीट्यूड हुई। इसके बारे में क्या लिखा गया पढ़ते हैं। लेटीट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। किसी सज्जन को कोई डाउट? किसी सज्जन को कोई डाउट नहीं कि लेटीट्यूड 0 डिग्री के उत्तर और 0 डिग्री के दक्षिण की वो बताती है लोकेशन, ठीक है? दूसरा, एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। क्यों? क्योंकि वो एंगल है, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल है। तो इट एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 से 90 डिग्री साउथ, 90 90 180 और एक 0 डिग्री 181। 0 डिग्री इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमारी धरती को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। ये 0 डिग्री इक्वेटर आपको धरती को 2 हिस्सों में तोड़ रहा, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। ये पॉइंट याद रखना है। अभी हमने पढ़ के आए थे, ये रेफरेंस लाइन है, बीच की लाइन है, ये 2 हिस्से में। आप ऐसे समझ लो, ये मेरे कमर का बेल्ट है, अब इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर आपको 2 टुकड़ों में तोड़ा गया। बट जो बात यहां आपको याद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि दिस इज नॉट ए लाइन बट दिस इज अ सर्कल। ये एक सर्कल है। क्यों? क्योंकि धरती ऐसी थोड़ी ना ये बोर्ड जैसी सीधी कि लाइन खींच के आपने खत्म कर दी। धरती तो एक गोल है। धरती क्या है? गोल है। तो जैसे घूम के पूरा इधर आएगा ना, तो 0 डिग्री इक्वेटर यहां से लेके वापस यहां तक। आई बात नहीं आई? तो इक्वेटर के बारे में या फिर सारी लेटीट्यूड के बारे में आपको एक बात याद रखना कि इसके प्रकार दिखने वाले सर्कल है। अगर आप में समझदारी होती तो आप इस बात को पहले भी देखते, जब मैं आपको यहां पढ़ा रहा था। ये देखो, दिस ऑल आर दी सर्कल्स एंड दिस ऑल आर दी सेमी सर्कल्स। ये कटे हुए हैं सब, इधर से जाके इधर खत्म, बट ये कोई खत्म नहीं, चलते जाना। ओके, तो दीस आर दी सर्कल्स। ये पॉइंट भी याद रखना, आपको आगे बताऊंगा इसका क्या यूज है। इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स के बारे में बताइए सर जी, कि धरती के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है? हाँ है। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। अभी हम क्या जाने लेटीट्यूड के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या जाने, एक क्विक समरी देखा जाए। सबसे पहले लेटीट्यूड्स आर अ डिग्री विच रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। परफेक्ट। दीज आर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर लोकेशन। परफेक्ट। थर्ड पॉइंट जो आपका आ रहा है यहां पर कि देयर आर 181 डिग्री लेटीट्यूड ऑन द अर्थ। परफेक्ट है, ये भी समझ में आया। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल लेटीट्यूड। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सारी लेटीट्यूड एक दूसरे के पैरेलल है, कोई किसी में टकरा नहीं रही। तो दीज फोर आर पैरेलल टू ईच अदर, और उन सारे पैरेलल्स में सबसे बड़ा पैरेलल है इक्वेटर। इक्वेटर के बाद जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे कमर के बाद जैसे ऊपर जाते हैं छोटा होता जा रहा, नीचे पंजे की तरफ छोटा होता जा रहा। तो ये क्या हुआ, आपका इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है और ऊपर जाते जाते सर्कल छोटे होते जाते हैं। ये लेटीट्यूड का एक रिवीजन हुआ। अब लेटीट्यूड, इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड ऑफ द अर्थ। सबसे पहली लेटीट्यूड जिसके बारे में हमने पढ़ा, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। इसके बारे में आप क्या जानते हो सर? इसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये कॉमन है, ये ना टीम ए में है ना टीम बी में है, ये दोनों तरफ से वेटिंग लेगा। नहीं, दूसरा कुछ जानते हो क्या? हाँ, दूसरा जानते हैं सर। ये जानते हैं कि ये धरती को 2 बराबर भाग में तोड़ रहा है, एक उत्तर और एक साउथ। हाँ, ये याद रखना। ये सेकंड पॉइंट आप याद रखना, पहला नहीं, कि ये नॉर्थ और साउथ में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बराबर बराबर सर। तो 0 डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड, जो धरती के एकदम बीच की लाइन है। तो कुछ ज्योग्राफिकल चीजें यहां की अलग होगी। धरती का जो बीच की लाइन होती है वो सबसे अलग होती है, तो यहां कुछ अलग हुआ। अब दूसरी 23.5 डिग्री नॉर्थ। तीसरी वही सेम सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, साउथ में 23.5 डिग्री साउथ। सर ये क्या है? इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका क्या नाम है?
इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में बोलते कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हिंदी में बोलते मकर रेखा, रेखा भी होगी। ये क्यों है? वाई दिस लाइन? 23 की जगह 23.5 डिग्री इतना लिखवा रहे हो, 30 क्यों नहीं, 23 की जगह 24 लिखवा लेते, ये 23 लिखवा लेते, आधा क्यों है, ये 30 क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप जब आपकी पुरानी कक्षा में थे तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि एक धरती थी, उस धरती के ऊपर चांद की साइज जितना ऑब्जेक्ट आकर के टकराया था, मार्स की साइज जितना ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का नाम था थिया, पढ़ाया होगा आपको। तो थिया आया और वो धरती पर टकरा गया। जब वो धरती पर टकराया तो उसने धरती के नॉर्थ को टेढ़ा कर दिया, धरती के साउथ को टेढ़ा कर दिया, धरती को अपनी एक्सिस पर 23 डिग्री टिल्ट कर दिया। तो अर्थ का ओरिजिनल नॉर्थ यहां, धरती का ओरिजिनल नॉर्थ यहां ना होते हुए यहां शिफ्ट हो गया, ओरिजिनल नॉर्थ यहां ना होते हुए यहां शिफ्ट हो गया। तो अब धरती का नॉर्थ का यहां पर है, धरती का साउथ का यहां पर है। तो जो 0 डिग्री पहले ऐसा होता, अब वो लाइन हो गई थोड़ी टेढ़ी, तो ये लाइन अब ऐसे पहुंच चुकी। तो सूरज की किरण इस लाइन तक परपेंडिकुलर आती, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रखा है। अगर ये नहीं होता, धरती सीधी रहती, धरती कितने डिग्री पर टिल्टेड है, 23 डिग्री पर टिल्टेड है, तो 23 डिग्री का एंगल बना यहां पर सूरज की किरण का। तो 23 डिग्री का एंगल 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। मकर रेखा मतलब वो रेखा जब मकर संक्रांति का मौसम आता, ठंड का समय। अब सूरज सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, इंडिया वाले नॉर्थ में रहते, तो मकर संक्रांति में हमारे यहां ठंड नहीं रहती, होती तो है मकर संक्रांति में ठंड। और जून इंडिया में, जून एक ऐसा टाइम है जब इंडिया में सन रहता है। तो इन जनवरी, इन दिसंबर सन इज एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिसंबर में यहां होता है और जून में यहां होता है। तो जब यहां होता तो गर्मी होती, यहां होता तो आपका ये होता। सर अर्थ टिल्टेड है, इसका कोई रेफरेंस पॉइंट है पता करने के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट है। अर्थ का आपको ओरिजिनल नॉर्थ मिल जाएगा, आपको ग्रीनलैंड तरफ जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि धरती का ओरिजिनल नॉर्थ आर्कटिक में ना होते हुए ग्रीनलैंड तरफ है। आपको चेंज मिल जाएगा उसके अंदर, मतलब आपका ओरिजिनल नॉर्थ जो है ना वो टेढ़ा है। समझ में आया? ये इस तरह की चीज है इसके अंदर। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, बिल्कुल। अगली इंपॉर्टेंट लाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। दूसरी सेम वही 66.5 डिग्री साउथ। अब सर ये लाइन क्यों रखी, ये लाइन क्यों रखी? इसको 66 जगह 67 क्यों नहीं कर दिया, फिर 66 क्यों नहीं कर दिया? आधा क्यों रखा? आधा इसलिए रखा क्योंकि 90 डिग्री से आप टिल्ट हुए हो, कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। तो जब 90 में से 23.5 डिग्री घटाया तो क्या बचा? तो यहां पर जो सर्कल बन रहा है उसका नाम है आर्कटिक सर्कल, और दूसरे का नाम है अंटार्कटिक सर्कल। ये दूसरे का नाम हो गया। तो ये धरती की इंपॉर्टेंट लाइन हुई। नॉर्थ पोल नॉर्थ में, साउथ पोल साउथ में। Why it is called Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn? कैंसर और कैप्रिकॉर्न, these are the constellation. Constellation मतलब नक्षत्र है। तो जब सूरज रोहिणी नक्षत्र से कर्क नक्षत्र में प्रवेश करता है तो कर्क नक्षत्र आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला होता है। जब वो मकर नक्षत्र में होता है आपका संक्रांति का टाइम, तब वो 23.5 डिग्री साउथ होता है। तो ये वहां से, these are the name of constellation where sun enters. ठीक है। तो गुरुजी अब हमें इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स के नाम पता है। 0 डिग्री वो लेटीट्यूड है जो धरती को 2 बराबर भाग में बांटती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ वो है जहां पर सूरज जून में जाता है। 23.5 डिग्री साउथ वो है जहां सूरज दिसंबर में जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल के पास है, नॉर्थ पोल के पास। 66.5 डिग्री साउथ साउथ पोल के पास है। ये 2 चीजें गुरुदेव हमें समझ में आ गई, बढ़िया। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें आपकी सीधी लिखी हुई है इसके पास। यहां पर एक एक चीज मेंशन्ड है। क्या क्या? ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, बराबर। ये देखो धरती, आप लोगों ने पोल देखा, सभी लोगों ने, एवरी वन ऑफ यू हैड सीन द पोल। वो देखा आपने ग्लोब, सभी लोगों ने देखा ग्लोब? हाँ सर देखा है। अब ग्लोब में आप क्या देखते हो कि ग्लोब अपने ओरिजिनल एक्सिस से थोड़ा टेढ़ा होता है, मना मत करना, अपने ओरिजिनल एक्सिस से टेढ़ा होता ना ऐसा। अरे ये सीधा ना होते हुए टेढ़ा होता है अपने ओरिजिनल एक्सिस से।
तो वो इसलिए टेढ़ा नहीं होता कि आपको वो डंडी को पकड़ने में आसानी हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कि सर ये जो ग्लोब ऐसा बनता है, ये शायद इसलिए टेढ़ा बनाया ताकि हमको डंडी पकड़ने में आसानी। नो, कैंसिल। व्हाट वाज दिस? उसका मतलब होता है कि धरती अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है, इसीलिए आपको ये चीजें वैसी दिखाई दे रही। वो उस वजह से, बिकॉज दे आर टिल्टेड। गेटिंग माई पॉइंट? हां, तो थोड़ा ध्यान रखा कीजिए इन चीजों का, हल्की चीजें बट इंपॉर्टेंट है। तो उस वजह से धरती, ये देखो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ये एकदम यहां ना होते हुए वहां चला जाता है। आई बात समझ में? जी गुरुदेव। अब आगे, अब यहां पर क्या लिखा? पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या है? नॉर्दर्न लिमिट ऑफ ट्रॉपिकल सन। सूरज इस इलाके में नॉर्थ तक जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, सदर्न लिमिट ऑफ ट्रॉपिकल जोन, है ना। फिर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, मार्क द पोलर रीजन इन द नॉर्थ। यहां से नॉर्थ पोल मार्क होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा अंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ में, यहां पे सदर्न पोल मार्क होना शुरू हो जाता है। अगला लिखा है क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिट्यूड। मुझे इतना बताओ, इतनी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इतना पॉइंट। इक्वेटर डिग्री डिवाइड कैसे करती है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड का, इतना सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। बताओ मुझे, इतना एकदम क्लियरली समझ में आ गया सभी को? पूरी चीज क्लियर है सर? डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आएगा अभी समझ में। यहां तक बस इतना बताओ। देखो, जो मैंने नहीं बताया ना वो मत पूछना, बट जो मैंने बताया वो समझ में आया। जो नहीं बताया वो तो मैं बताऊंगा। नोट करना, ये नोट करना। देखो, टू बी नोटेड पूरी की पूरी, टू बी नोटेड पूरा का पूरा, है ना। फिर यहां से आप हल्का रो आइडिया लिख सकते हो पहले कि वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड होती, हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड्स होती। ये यहां पर जो बना इसे सर्कल बना सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद है, तो ये आपको जितना भी लिखा पूरा का पूरा लिखना है। और इसके बाद इक्वेटर कैसे दो भाग में तोड़ता ये भी लिखना, और साथ ही साथ ये जो मैंने डायग्राम बनाया ऐसा। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना। डन है? परफेक्ट। अब आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है कि ये लैटिट्यूड कैसे किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती। आइए देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये जो इलाका है धरती, अब इस धरती पर यह है 0 डिग्री, परफेक्ट है सर। यहां पर नॉर्दर्न लिमिट्स ऑफ ट्रॉपिकल इलाका 23.5 डिग्री नॉर्थ, लिख लिया, परफेक्ट। 23.5 डिग्री साउथ, परफेक्ट। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, परफेक्ट है जी गुरुदेव। अब इक्वेटर वाला जो इलाका होता है, इस इलाके पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा गिरती है, गर्मी बहुत होती है। तो इस वजह से ये जो हिस्सा है ये आपका जाता है टोरिड जोन के अंदर। टोरिड जोन क्या होता है? टोरिड जोन का मतलब होता है हीट सरप्लस रीजन। जहां पर गर्मी तेज होती है तो हीट सरप्लस रीजन। तो ये इसको क्या बोला हमने? टोरिड जोन, हीट सरप्लस रीजन। लिख दो ये डायग्राम ऐसा कैसा बनाते चलो, हीट सरप्लस रीजन। ठीक, बड़ा बढ़िया सर। डोली जायसवाल अभी यहां समझाऊंगा, यहां समझाऊंगा आर्कटिक वाला भी आराम से। इतनी देर तक अगर जो मैं बोला, तुम जो बोल रही हो ना बेटा समझा दो, इतनी देर में आपका इधर का चीज खत्म हो गई। बहुत कुछ यहां भी बता दिया मैंने, नए डाउट आ जाएंगे। अब इधर देखना। दूसरा आ जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री पोल आपका ठंडा इलाका, सूरज एकदम कम। ये आपका ठंडा इलाका, सूरज एकदम कम। तो जो ठंडा इलाका होता है इसे हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन,
ठंडा है ना, क्या बोलेंगे? फ्रीजिड जोन। तो फ्रीजिड जोन क्या हो गए आपके? ठंडे इलाके। लो लेटीट्यूड है, लो लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है? 0 से 30 तक। लो है ना, कम है नंबर, और 30 से 60 तक मिड लेटीट्यूड, और 60 से 90 तक हाई लेटीट्यूड। ये मैं आपको ज्योग्राफी में कई बार वर्ड यूज करूंगा, हाई लेटीट्यूड, मिड लेटीट्यूड, लो लेटीट्यूड। वहां आपको बताऊंगा नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वहां आपकी वो है लोकेशन। आज मैं सिखा रहा हूं, मेरा काम यही है कि आज मैं जो बोल रहा हूं मैं ये मान के चलूंगा कि ये लोकेशन आपको आखिरी तक याद रहे। तो जब मैं बोलूं लो लेटीट्यूड तो क्या होगा जवाब? 0 से 30 डिग्री की बात कर रहे हैं सर। जब मैं बोलूं हाई लेटीट्यूड तो क्या होगा जवाब? सर 60 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। जब मैं बोलूं मिडिल लेटीट्यूड तो जवाब आपके दिमाग में चलेगा सर 30 से 60 की बात कर रहे हैं, बीच वाली। याद रखना, लो लेटीट्यूड 0-30, मिड लेटीट्यूड 30-60, हाई लेटीट्यूड 60-90। परफेक्ट, फिर से नहीं बोलूं। तो जो हाई लेटीट्यूड के बियॉन्ड होता है वो आपका हो जाएगा लो टेम्परेचर वाला इलाका। जो लो लेटीट्यूड के पास हो जाता है वो जाता है हाई टेम्परेचर वाला इलाका, इधर गर्मी ज्यादा होती है। अब जो बीच में बचा दिस रीजन, अब इस इलाके में ना तो गर्मी इतनी इक्वेटर की तरह और ना ठंड इतनी पोल की तरह, तो ये टेम्परेट जोन आ जाता है। दिस जोन इज नोन एज टेम्परेट जोन। यहां पर इंफ्लुएंस रहता मॉडरेट, ना गर्म ना ज्यादा ना ठंडा। गर्म यहां एक्सट्रीम गर्म होता है या एक्सट्रीम ठंडा होता है, यहां मॉडरेट होता है। तो ये आपका टेम्परेट जोन। परफेक्ट जी गुरुदेव। अब प्रश्न ये आ जाता, लन तो हो गया होगा सभी को, 0 से 23.5 डिग्री जोन टोरिड जोन, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री ये आपका जाएगा टेम्परेट जोन, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री ये आपका जाएगा फ्रीजिड जोन। अब एनडीए ने प्रश्न पूछा था अभी पुराने पेपर के अंदर, अच्छा आज बात होने लगी। उन्होंने बोला कि धरती के ऊपर सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करके रखता है? सबसे ज्यादा एरिया कौन करके? ये टोरिड जोन या टेम्परेट जोन या फ्रीजिड जोन। अब इसका जोड़ लगाओगे ना तो आपको दो तरह से जोड़ना, जैसे 23 से 66 इधर का भी और 23 से 66 इधर का भी, कितने डिग्री आ रही? यहाँ 0 से 23, यहाँ 0 से 23। तो ये आपको जोड़ना, ये आपको जोड़ना, आपको पता चल जाएगा ज्यादा किसका, फिर कम किसका, और फिर कम किसका। ये चीज है। तो ये ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। समझदार आदमी से पूछ लिया कि बताइए तीनों रीजन को क्लासिफाई कीजिए, मिड लेटीट्यूड, हाई लेटीट्यूड, लो लेटीट्यूड, बताइए आप किसका कितना, अरेंज करो एरिया में, ज्यादा से कम में, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब फिर से मैं इधर आता हूं। अब सर हमें समझ में आ गया कि ये जो 0 डिग्री वाला इलाका ये गर्म है, हमें समझ में आ गया 90 डिग्री वाला इलाका ठंडा है, बट हमें आप ये भी बता दीजिए ऐसा क्यों है। ये भी जानना हमारी बहुत बड़ी उत्सुकता हो चुकी है यहां पर, ये इलाका ऐसा क्यों है। आइए इसको बनाते हैं। देखिए सर, व्हाट इज द रीजन कि धरती का इक्वेटर जो है, व्हाट इज द रीजन कि धरती का जो इक्वेटर है वो आपका इतना ज्यादा गर्मी रिसीव करता है, धरती का पोल जो है उस पर गर्मी कम आती है। व्हाट इज द रीजन? ठीक, ये है आपका सन। ठीक है, आधा आ रहा है, बहुत बड़ा है ना सन, इसलिए पूरा नहीं आ सकता, आधा आ रहा है सन। तो ये सन है, उसके उधर भी सन है। देखो मैं सूरज जैसे इतनी बड़ी चीज की तौहीन नहीं कर सकता, तो मैंने पता क्या किया, उसको आधा कर दिया। मतलब आधा, वो आधे में इतना बड़ा आ जाएगा, तुम बेफिक्र रहिए, निष्फिक्र रहिए एकदम, बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका सूरज। पर बढ़िया जी सर। अभी देखना, मैं हैकर बन के दिखाता हूं तुम लोग को। देखा, मतलब मैंने उसको ऐसा कर दिया ना, सूरज जैसा आधा दिख रहा है। उसके लिए आपको बहुत ट्रिक पता होना चाहिए। अब बात करते हैं धरती के ऊपर गर्मी की, कि इक्वेटर पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों होती है और पोल पर इतनी कम गर्मी क्यों होती है। इसका कारण सिंपल सा ये है, जब सूरज की किरण इक्वेटर पर आती है तो किरण होती है लंबवत। लंबवत मतलब उसको बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में परपेंडिकुलर। यहां पर जो रोशनी आ रही है सूरज से, ये आपको क्या दिख रही? इट इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन रहा। कहां? यहां बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ये
तो सीधा एंगल बन रहा। जब यही पोल तरफ जा रही, ए से गई, सेफ गोस विथ सदर्न पोल, ठीक है। चलो, तीनों समझ में आ रहा आपको कि तीनों जगह सूरज की रोशनी जा रही है, बराबर जा रही है। अब आप ये देखिए कि यहां पर एरिया कम कवर हो रहा है और यहां एरिया ज्यादा कवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि धरती कर्व है, स्लांटिंग किरण जा रही है। ये किरण कौन सी है? इनको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लांटिंग। स्लांटिंग का मतलब होता है टेढ़ी, और ये हो गई स्ट्रेट। तो जब टेढ़ी जा रही, तो टेढ़ी जाने की वजह से यहां पर सर सन में एक ब्लैक होल दिख रहा है। एक रेप्टा दूंगा ना तो तारे दिखा दूंगा, पूरा का पूरा बनाते रहना उसका ब्लैक होल, न्यूटन स्टार। बिल्कुल ध्यान इधर उधर मत करो, बिल्कुल ये दुनिया एकदम मस्तीखोर लोगों से भरी हुई है, पूरा ध्यान यहां दो। फिर से वापस आ जाओ। अब आप यहां पर क्या नोटिस कर पा रहे हो? इसका एरिया छोटा, इसका एरिया बहुत बड़ा। अब जिसका एरिया बहुत बड़ा है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का बराबर है, हाँ सर बराबर है, बट इक्वेटर पर एनर्जी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया कम है। अब यहां पर एक दिन में रिसीव होती 320 वाट पर मीटर स्क्वायर। एक दिन में, एक मीटर बनाया आपने, उस मीटर के अंदर कितनी होती? 320 वाट। बट जब आप इस पे देखोगे तो आपको मिलेगी 70 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप देखो ना एरिया कितना कवर हो रहा है, यहां से लेके तो ये यहां तक का, और यहां कितना? सिर्फ यहां से यहां तक का। तो आपको यहां पर गर्मी कम मिलेगी, लो इंसोलेशन, लो सनरेज, लो एनर्जी। बोलो, हाई इंसोलेशन, हाई सनरेज, हाई एनर्जी। लगभग 70 और 320 में 5 गुने का अंतर है लगभग। तो यहां पर 5 गुना ज्यादा है एनर्जी। तो अब हमें समझ में आ गया ना, क्योंकि एरिया ज्यादा। अब इसको दूसरे एग्जांपल समझो, इसको ऐसे समझो। ये टॉर्च है मेरे पास, इस टॉर्च की बड़ी कहानी है। ये टॉर्च बड़ी खूंखार टॉर्च है, इसने बड़े परेशान किया आपके टीचर लोगों को। तो इसकी बात मैं कब बताऊंगा? जब मैं आपको हिमालय पढ़ाऊंगा, मतलब थोड़ा आगे, अभी बिल्कुल डिस्कशन का टाइम नहीं है। बट यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि देखो यहां रोशनी सीधी गिर रही, परपेंडिकुलर है। जब किरण परपेंडिकुलर है तो यहां पर क्या इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा, यहां पर क्या स्लांटिंग है। स्लांटिंग होने की वजह से देखो इंपैक्ट कितना कम है, क्योंकि वो फैल गई, वो फैली और यहां पर खड़ी थी सीधी। जब खड़ी थी तो इंपैक्ट था, और यहां पर देखो कितना कम इंपैक्ट हो चुका हो। क्यों? क्योंकि जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, जहां पर ऐसे का ऐसा हो गया, वहां इंपैक्ट कम हो जाता है। जहां सीधा रहेगा वहां पर इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो यहां इंपैक्ट ज्यादा, और उस वाले इलाके पर जब आप देखोगे तो उसका इंपैक्ट आपको कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये एक पॉइंट आया जिस वजह से पोल पर रोशनी कम आती है, गर्मी कम होती है। क्यों? क्योंकि वह देखो ना आप, किरण का इंपैक्ट स्लांटिंग होने की वजह से हो ही नहीं पा रहा, यहां पर स्लांटिंग ना होने की वजह से एकदम सीधा सीधा आ रहा। अब दूसरा पॉइंट समझो, इसको एक दूसरे तरीके से जान लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया, चलो कुमकुम का। एक बच्चे का नाम आ रहा कुमकुम। कुमकुम पहाड़ पर रहते हैं। कहां पर? उत्तराखंड में। ये कुमकुम का घर है, इधर है ना, ये कुमकुम है, ठीक। कुमकुम अब जब ये है आपका, ठीक, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। अब ये देखो कि सुबह 6 बजे कुमकुम के घर के बाहर सूरज निकला। तो सुबह 6 बजे जब सूरज निकला तो सूरज ऐसा आया बाहर। ये पहाड़ पे रहते ना उत्तराखंड में, तो उन्होंने देखा कि सुबह सुबह सूरज ऐसे निकल के आया। जब सुबह सुबह सूरज ऐसे निकल के आया तो कुमकुम के ऊपर सूरज की परछाई कैसे गिरी? ये सूरज कुमकुम की रोशनी गिरी ऐसे। जब कुमकुम के ऊपर सूरज की रोशनी इस तरह से गिरी तो ये यहां पर कुमकुम की परछाई बनी, ये परछाई बनी। अब ये ईस्ट था, सूर्योदय हो गया, सूरज दोपहर में सर पे आ गया,
ये सन है इन नून, ठीक, और ये सन है अगेन इन इवनिंग। अब इवनिंग का टाइम था, सूर्यास्त हो रहा है। जब सूर्यास्त हो रहा तो सूरज फिर से किरण गिरी, जब किरण ऐसे गिरी तो उसकी रोशनी किधर बनी, परछाई। आप देखना शाम के टाइम पे हमारी परछाई कितनी बड़ी बनती, सुबह के टाइम पे हमारी परछाई लंबी चौड़ी बनती। क्यों? क्योंकि सूरज हमारे पीछे से आ रहा और सूरज हमारे पीछे को ढल रहा, तो हमारी परछाई बनती। अब मुझे ये बताओ कि जैसे सुबह का समय है, ईस्ट, अब इस समय जो सनराइज होगा, सनराइज के टाइम पर जैसे उनकी परछाई बड़ी बनी, जैसे सनराइज स्लांटिंग आई, उनको गर्मी कम हुई। गर्मी कम हुई तो आदमी एक्टिव हुआ, एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के साथ साथ उनने क्या सोच लिया, एक्सरसाइज कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, है ना, आराम से ये सब कुछ वो इंजॉय करने लगे। जब शाम का समय आया तब सूरज की रोशनी से नीचे आई, एक्सरसाइज कर लेते, आराम कर लेते, घूम फिर लेते, बढ़िया माहौल हो गया। बट जब दोपहर का टाइम आया, जब तो सन कहां था, मत्थे पे, तो एरिया फुल टू ऑन कवर हुआ, ना परछाई इधर बनी ना परछाई इधर बनी, पूरा आप पे सबमर्ज हो गया। तो ऐसा समझ लो ये आपका इक्वेटर का सीन है कि नून टाइम में, दोपहर में जैसे सूरज चमकता है, वैसे इक्वेटर के अंदर दोपहर में सूरज चमकता है। और पोल वाले इलाके जो है वहां पर तिरछी किरण जाती जैसे सुबह और शाम को आती है। तो सुबह और शाम की किरण में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती जितनी गर्मी दोपहर की किरण में होती। तो आप इससे एकदम समझ चुके होंगे कि इक्वेटर वाले हिस्से पर 320 वाट एनर्जी इसलिए आती बिकॉज इट इज हाई सनी एरिया, और यहां पर पोल पर तिरछी आती जैसे सुबह और शाम को आती। तो हम उससे समझ गए कि जब सुबह और शाम को आई तो शाम को कितना ठंडा रहता, वैसे पोल पर ठंडा होता होगा। तो ये इसका कारण बना। एंड दिस इज द रीजन कि धरती के जो लो लेटीट्यूड्स होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, और जो हाई लेटीट्यूड होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो आपके जीवन में कि उत्तरी पोल पर बर्फ जमी है, दक्षिणी पोल पर बर्फ जमी, क्यों? क्योंकि हर दिन सिर्फ 70 वॉट एनर्जी आती। वो एनर्जी काफी नहीं होती उस बर्फ को पिघलाने के लिए, वो एनर्जी सफिशियंट होती वहां पर जीवन को संतुलित रखने के लिए। आप लोग देखिएगा जब सुबह और शाम की किरण आती है तो उसमें सुबह की प्राची और शाम की लालिमा सूरज की इतनी बेहतरीन होती है कि आपकी एक नेचुरल फोटोग्राफी का आपको माहौल जनरेट कर देगा। आप शाम के समय में कभी फोटो लीजिएगा, जब सूरज की किरण आपके ऊपर गिरेगी ना तो सेचुरेशन एक लेवल का होगा। जब आप दोपहर में फोटो लोगे ना तो कॉन्ट्रास्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप ही आंखों का, आप ही की नाक का इससे छांव यहां बनेगी, इसकी छांव यहां, इसकी छांव यहां, काले दिखोगे। बट शाम में जब एकदम स्लांटिंग किरण आई, सेचुरेशन बड़ा प्यारा आएगा। तो ये आपका ऐसा सीन है फोटोग्राफी के हिसाब से, मैंने आपको बता दिया। ठीक, क्लियर हुए हाउ दे आर इंपॉर्टेंट टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस। जो मैंने आपको सबसे पहले दूसरे लेक्चर में एक बात कही थी कि मेरी जान, जो यूनिवर्स है बस वही एकमात्र लेक्चर है ज्योग्राफी का जो थोड़ा बोरिंग है। आप दूसरे लेक्चर में याद करोगे। क्या लेटीट्यूड आपको वैसा समझ में आया मेरे भाई? आदित्य पटेल बेटा सुनो मेरी बात, पूरे टाइम से आपने मस्ती कर ली, हर लेवल पर मस्ती कर ली, और अंत में जाकर के आप बोल रहे हो एनिमेशन से समझा दो। एनिमेशन से एक आदमी आकर के मेरी ही आवाज में ये सारी चीजें बोल देगा, बट वहां पर वो कभी आपको नहीं बता पाएगा कि कुमकुम का घर हिमालय में था जिसकी परछाई पश्चिम में बनी और जिसकी परछाई पूरब में बनी। वो कभी नहीं बताएगा आपको कि 320 वॉट क्या होता है और 70 वॉट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कभी नहीं वो चीज होगी। एनिमेशन से आप सीख जाओगे, और जब इमोशनली उसको इमेजिन करने का मौका मिल रहा है तो सर में चोट है क्या फिर कि जो हम नहीं सुन रहे? आप एक बार जस्ट देखो तो, जो मैंने आपको बताया एनिमेशन में 10 मिनट में खत्म हो सकती थी। आप मुझे आदित्य पटेल सॉरी मत बोलो, आप मुझे दूसरी बार कमेंट करते मत दिखना। इस तरह के बकवास जो आप कर रहे थे ना अभी, किसी को मस्ती कर रहे थे, ये मत दिखना। सिंपल सी बात है, हर बार थोड़ी ना आपको मैं ऐसा इंटरटेन करेंगे। आप आराम से पढ़ो तो, आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी चीज है यार। कितना समय हो गया? 5:09। आगे बढ़ते। क्लियर हो गया सभी को लेटीट्यूड्स, एवरी वन ऑफ यू? आराम से आप जानोगे ना, यहीं से आपके क्वेश्चन भी बनते। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप बना जाओगे बेफिक्र होकर के। चलो आगे बढ़े। चलो भाई, अगला पॉइंट आ जाता है, ये तो हमने जान लिया सब। अब आप ये जानो कि आपने 3 बड़ी बड़ी लाइन बताई, एक इक्वेटर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर जी हम इन बातों को मानते हैं, अब आप हमें यह भी बताइए कि ये आती कहां है,
कौन कौन सी कंट्रीज इनके ऊपर आ रही, थोड़ा क्या इमेजिनेशन में बढ़। अच्छा मेरी बात पहले सुन लेना, ये इमेजिनरी लाइन है, दीज आर नॉट रियल। तुम मतलब मेरे माथे मत जाना कि सर ये हमको दिखाई नहीं दे रही। एक बार की बात है 2020 में लॉकडाउन का समय था। तो लॉकडाउन के समय में फरवरी मार्च की बात है, पहला लॉकडाउन। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे फ़ोन किया, ऑफलाइन पढ़ता था, और फ़ोन करके बोला कि सर मैं ना शाम का टाइम था 5-6 बजे, मैं सर छत पे खड़ा हूँ और मुझे ना आसमान में एक लाइन दिखाई दे रही, सर कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू नो कि ये कौन सी लेटीट्यूड है। तो मैंने बोला गुड। मैंने कहा जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो सबसे पहले मुझसे मिलना, जैसे भी हो पाए। सरकार जैसे ही सोशलाइजेशन अलो करे दौड़ लगा के आना। अगर पलट के आए तो सबसे पहले तुमसे मिलेंगे, वहीं मिलेंगे जहाँ सारे रास्ते जुड़े हुए मिलेंगे, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि ये क्या था। मैंने उनको बोला कि यार बेटा वो देखा, अच्छी बात तो है, वो फ़ोटो दिखाओ क्या है। तो उसने मुझे फ़ोटो भेजा, और फोटो के अंदर क्या था, वो याद हो तो आपको, जो रॉकेट चलते ना, तो रॉकेट के पीछे वो सफ़ेद रंग का धुआं निकलता था, उससे 2-3 लाइन उसके आसमान में बन गई। और उसके आसमान में बन गई वो जो रहते ना चिलगाड़ी जो चलती है, ठंड के मार्च के महीने में बहुत सारे रॉकेट लॉन्च होते टू नो द वेदर कंडीशन। वो क्या होते हैं मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा, मूवमेंट ऑफ उनको कैसे यूज़ किया जाता बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू नो द वेदर ऑफ एनी पर्टिकुलर सिटी, वो तब मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने उसमें देखा तो 2 सफ़ेद रंग के वो एरोप्लेन निकले थे, और वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप कैन यू प्लीज़। अब एक्चुअल में क्या था, देखो ऐसा था, उसकी भी गलती नहीं। बात ये थी कि उस समय अफवाहें इतनी फैल रही थी, इतनी न्यूज़, अफवाहें क्या सब कुछ। लोग बोल रहे कि 6 महीने से इंडस्ट्री बंद है, देश के अंदर सारे उद्योग और सब बंद होने की वजह से पोल्यूशन एकदम लो लेवल पर आ चुका है। हमारे देश के अंदर जलंधर से लोगों को हिमालय दिखाई दे रहा है, किसी को लेटीट्यूड दिखाई दे रही, दिल्ली में जॉन सीना दिखाई दे रहा। मतलब पोल्यूशन के कम होने की वजह से, हाँ विजिबिलिटी बढ़ी थी, पर उसकी वजह से लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ दी थी। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि लेटीट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन, दे आर नॉट अ रियल लाइन। ये प्लीज़ याद रखिएगा, है ना, वो रियल लाइन नहीं है। पोल्यूशन कितना भी कम हो जाए वो नहीं दिखेगी, वो सिर्फ नक्शे पर होती है, नक्शा उसके लिए है वो, राइट। यस सर। अब आ जाता ऑल कंट्रीज दैट लाइज ऑन इक्वेटर। अब देखो आपको यहाँ से तो गोल दिखाई दे रहा, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट मिले हुए हैं, ये धरती ऐसी है कि इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा। तो इस तरह से बने। अब इक्वेटर पर आने वाली कंट्रीज के नाम याद रखना। देखो क्यों याद रखना, अब 2 चीजें जाती। पहली चीज, सबसे पहले तो अपने कमरे के अंदर चिपकाओ एक नक्शा, एक कमरे के अंदर नक्शा चिपकाओ, एक भारत का और एक दुनिया का, दोनों ही चीजें रखो। भारत का नक्शा फिजिकल होगा, बेहतर होगा, बहुत बढ़िया होगा, और इंडिया का जो वर्ल्ड का नक्शा होगा वो आपका पॉलिटिकल रख लीजिएगा। पॉलिटिकल मतलब कौन सी कंट्री कहां पर है। तो अनिल कोई ट्रिक नहीं है बेटा, सॉरी टू से, बट देयर इज नो ट्रिक। क्या बोलते हैं उसको, आप एक लगाइएगा वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, तो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको इस तरह से सारी कंट्री मिल जाएगी। तो मैं कभी भी कोई नाम लूंगा तो आप क्लिक फटाक से उसको वहां देख लोगे, तो थोड़ी आपकी मैपिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। ऐसे वो नहीं होता आप सोचो कि मैपिंग के लिए पढ़ाओ, पढ़ाना कुछ नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, मैपिंग टू नो एवरीथिंग, तो वो आपकी वहां हो जाएगी। दूसरा आप क्या लगाओगे, आपके यहाँ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया के अंदर जब मेरे मुंह से कोई चीजें निकलेगी वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। ये 2 चीज हो गई। इन 2 चीज के साथ साथ आप और बेहतरीन नॉलेज चाहते हो भूगोल का, तो बेस्ट ऑप्शन इज एटलस। एटलस लेके आओ, ऑक्सफोर्ड स्कूल का आता है एक स्टूडेंट एटलस, उसको खरीदना और वो आपको मिल जाएगा दुकान के ऊपर। और मेरे पास था, एक एक्स्ट्रा था, पर अब इतने सारों को मैं क्या ही दूंगा, और वो हिंदी में था, मेरे पास कोई छोड़ गया था तो मैं हिंदी में ही पढ़ रहा था। तो एटलस लीजिए, एटलस के अंदर आप पढ़िए आराम से, आपको बहुत मजा आएगा। एटलस पढ़ने की आदत डालिए। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब मेरे पिताजी हैं जो बहुत कम पढ़े, मेरी मम्मी एकदम अनपढ़ है, मेरी बहन थोड़ी बहुत पढ़ी। इसके बाद भी मेरे घर वाले को एटलस जैसी बुक को छुपाना पड़ता था। उनको ये रहता था कि दिन भर बस उसी को पढ़ता है। सोचो, जिस घर के अंदर शिक्षा का इतना अभाव हो, वहां पे उनको ये रियलाइज हो रहा है कि वो काले पन्ने की किताबें खूब पढ़ता है। क्यों? काले पोस्टर की किताब। क्योंकि मुझे ना मैपिंग का बहुत शौक था, दुनिया की चीज़ें जानना, कौन कौन से कहाँ कहाँ है। तो ये आपका भी होना चाहिए, आपकी उम्र है, और ये शौक मुझे आप ही की उम्र में आया था। तो आप इस तरह से एक एटलस रखिएगा, बहुत बढ़िया। ग्लोब नहीं चलेगा, ग्लोब से आप कुछ नहीं जान सकते, ग्लोब दिक्कत देगा। पहले आप ये लीजिए, ये जरूरी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली इक्वेटर। इक्वेटर पर आने वाली कंट्री आपके एटलस में आप पढ़ेंगे, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राजील। ये ब्राजील वही है जहां पर एनाकोंडा नाम का सांप पाया जाता है, इलेक्ट्रिक एल पाई जाती है,
ब्लैक वाटर कैमन पाया जाता है। तो ये सारे जानवर, जैगुआर जिसका नाम आपने सुना है, तो ये सब यहाँ पाए जाते हैं इस ब्राज़ील के अंदर। अमेजन के जंगल यही है, खूंखार जंगलों अमेजन, द रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील। फिर आए हम अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के अंदर आपकी आ जाएगी साओ टोम प्रिंसिपे, गेमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डीआरसी, आरसी, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, सोमालिया और कीनिया। ये पूरे इलाके कहाँ जाएंगे आपके, पूरे एकदम आ जाएंगे अफ्रीका के अंदर, जहाँ से इक्वेटर पास होता है। यहाँ भी जंगल कोंगो जायरे के जंगल है, कोंगो नदी है, इतने घने जंगल है क्या बताऊँ आपको। फिर आ जाएगा एशिया के अंदर। तो एशिया के अंदर एक तो मालदीव्स और दूसरा इंडोनेशिया एंड किरिबाती। यहाँ पर भी आपको ड्रैगन मिलते हैं। इंडोनेशिया के जो है ना, वहाँ पर पाया जाता कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन का नाम सुना आपने? एक ऐसा जानवर होता है, आप समझो वो मगरमच्छ की तरह बड़ा है। कोमोडो ड्रैगन कितना खूंखार हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। वो मगरमच्छ की तरह बड़ा है और उसके अंदर सांप से कई गुना ज्यादा जहर है। अब सोचो कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब मगरमच्छ खतरनाक है नो डाउट, बट मगरमच्छ सिर्फ और सिर्फ काटता मारता है, यहां पर कोई जहर का सीन नहीं। ये जो जानवर है इसके अंदर जहर भी है। और इतना बड़ा जानवर हिरण को सीधा सींग सहित खा जाता है। तो जो कोमोडो आइलैंड है यहां पर, इस इलाके पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। गर्मी जो मैंने आपको पढ़ाई, आपको ये पूरा इलाका वही है जहां सबसे ज्यादा गर्मी। हम क्या पढ़ रहे हैं आपको, मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें, कि अब मैंने इक्वेटर की कंट्रीज इतनी बता दी आपको, अब दूसरी कंट्री की तरफ मैं जा रहा हूं। दूसरा, ये आपकी, इनको मैंने एक ब्लॉक में लिख दिया, एक टेबल बना के, ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी रहे। पहला, साउथ अमेरिका में 3 कंट्री बताई थी, कोलंबिया, इक्वेडर, ब्राजील। ये तीनों ही थी ना, कोलंबिया, इक्वेडर, ब्राजील, ये ब्राजील। फिर अफ्रीका की कंट्री, साओ टोम प्रिंसिपे, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, गेबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, सोमालिया और कीनिया। ये हो गए। फिर दूसरा आ जाएगा मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये एशियन कंट्री हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां लिख करके दे दी, और ये हमें याद रहेगी ना। तो जब फॉर एग्जांपल पता चला कि दैट इंडिया हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडोनेशिया, तो आपके दिमाग में क्लियर होगा ये इंडोनेशिया वही है जो राहुल सर ने बताया था इक्वेटर पर पाया जाता है, जहां कोमोडो ड्रैगन मिलते हैं। आप उस देश को जानने का एक अलग नजरिया अपने अंदर रखोगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, टिप्स शार्प नहीं होते बेटा, वो निगलता है। कोमोडो ड्रैगन देखना है ना, चल क्या नाम था? कोमोडो ड्रैगन। आओ इसको देखो, ये लो, ये होता है कोमोडो ड्रैगन। देख लिया? ये अब इसके अंदर मैं ये बताता हूं ना, कोमोडो ड्रैगन हंटिंग डियर, ये देखो। हाँ, ये देखो, ये हिरण का जो, मुझे नहीं लगता इंसानों को ये सब कुछ देखना चाहिए, बहुत खूंखार जानवर होता है। ये वहां पर पाया जाता है, कहां पर? इक्वेटर के पास। तो अब आप जिंदगी में हमेशा याद रखोगे क्या, कि इक्वेटर पर इंडोनेशिया आता है और इंडोनेशिया में कोमोडो ड्रैगन पाया जाता है। ठीक है, ठीक। एक बड़ी छिपकली होती है, आप इसको गोयरा बोल सकते हो। देखो मैं भी, मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। एक बार मैं छोटा था, आई वॉज इन 2nd क्लास, आई थिंक, हाँ 2nd क्लास की बात है, 2वीं कक्षा में था। मेरे स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, राम पहुंचाने। तो वहाँ पर मैं 2री क्लास में था, स्कूल के अंदर छोटा बच्चा। और जब स्कूल जा रहा था, देखो क्या होता था कि लड़कों के लिए ना जो बाथरूम होती थी वो बाहर होती थी। गर्ल्स के लिए तो अच्छी बना देते हैं, स्कूल में ध्यान भी रखते, बट लड़कों के लिए बाहर। तो हम बाहर जाते थे तो हमारे यहाँ एक बाथरूम थी। उस बाथरूम के अंदर लोहे का गेट लगा था, जिसको उधर ची करके आवाज आती थी। और वो जो बाथरूम था वो ग्राउंड के एकदम कॉर्नर पे था। तो बाहर की तरफ से घास उसके अंदर आकर के गिर रही थी। जो स्कूल के प्रेमाइसेस के बाहर घास लगी होती ना, तो घास आकर के उसमें गिर रही थी। तो जब घास आकर के उसमें गिर रही थी, मैंने जैसे गेट खोला तो वहां देखा उसके अंदर वो बैठा, चड्डे में रहते थे छोटे। तो वहां मैंने देखा तो उसमें
वो तो जीभ निकाल रहा, वो छोटा होता है, गोयरा थोड़ा छोटा था। कोमोडो ड्रैगन इज ए बिग स्पीसी, ये बहुत बड़ा होता है, वो छोटा होता है। तो छोटा होता है, जैसे मैंने गेट खोला वो जीभ यूं लहरा रहा मेरे सामने, पूरी नागिन बज गई थी उसकी जीभ से पियानो पे। ऐसा मैंने देखा तो मैं तो कपकपी रखा गई मेरी। अब मैं दौड़ के तेज पीछे से प्रधान अध्यापक के कमरे की तरफ गया, उनके कक्ष की तरफ। प्रधान अध्यापक मतलब कि प्रिंसिपल सर को बोलते। तो मैं उनके कक्ष तरफ गया, वहाँ जा करके मैंने उनको बोला कि सर वो गोयरा है, वहाँ गोयरा है उसके अंदर, वहाँ बाथरूम के अंदर, वहाँ मत जाना, गोयरा है। तो मेरे जो टीचर, देखो क्या मेरी इमेज अच्छी नहीं थी कभी भी स्कूल के अंदर, तो मतलब इमेज अच्छी नहीं थी इन द सेंस की मस्ती में और इनमें मैं हमेशा रहता था। क्लास में जो रहते हैं ना, ये टीचर आकर के किसी ने गलती कर दी तो उसको तो मारते, पर 2-3 को साथ लेके जाते, मैं उन 2-3 में आता था, तू भी आ जा बाहर। तो उनमें था। अब टीचर को लगा, प्रधान अध्यापक जी को, कि ये पढ़ता लिखता है नहीं, दिन रात हर काम इसको करना होता है। अपनी क्लास के अंदर बच्चे हैं ना बहुत सारे, वो एक बोल रहा था कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले, ये करा दो करा दो, तो ऐसा था मैं उस समय। तो उनने मुझे कूट दिया वहीं पे कि पढ़ता लिखता है नहीं। मैंने उनको बोला सर गोयरा उसके अंदर गोयरा है। तो उनने बोला स्केल जो होती थी ना जिससे उन्हें मुझे पीटा था, उससे वो गोयरा पीटने चले गए। आज तो गोयरे को नहीं छोड़ूंगा। तो एक स्केल लिए मेरे साथ साथ, चल दिखाओ। हम गए, मैंने बोला मैम मैं नहीं जाऊँगा। मैंने देखा उसको ऐसे यूँ करके वो निकालते हुए, तो प्रिंसिपल सर ने बोला कहाँ है, तो मैंने कहा बाथरूम तरफ है। अब मैं जा रहा, हमारे साथ साथ एक जो भैया वहाँ काम करते थे वो जा रहे, वो सर जा रहे, ऐसे करके गेट जैसे खोला, ची करके अपनी जीप प्रिंसिपल की तरफ करी, तो जीप से प्रिंसिपल जो भगा सबसे आगे। वो क्या शहर का आदमी था बेचारा, उसकी गांव में पोस्टिंग हो गई थी, वो शहर से थे, अच्छे कस्बे से, जहाँ मतलब सब भी लोग रहते, वहां से बिलोंग करते थे। वो आगे गांव में उनको लगा गोयरा मतलब होगा छिपकली, तो जिससे मुझे मारा उससे गोयरा मारने गए थे। प्रिंसिपल सबसे आगे, फिर वो पकड़ने वाले आते को जो रहते ना पकड़ते इनको, वो आए, उनने उसको पकड़ा, वो लेके गए। ठीक, तो अब आपको क्या समझ में आ गया एशिया के अंदर इंडोनेशिया कहां पर है। फिर हम बढ़े आगे की तरफ। अगला पॉइंट आ जाएगा ट्रॉपिक, इसको काटने वाली नदी। ऐसी कौन सी नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? तो एक नदी है, इस नदी का नाम वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज कोंगो जायरे। ये कोंगो रिवर बहुत खतरनाक इनपेनिट्रेबल जंगल है। ये इनके अंदर पाया जाता है आपका गोरिल्ला, जिसको मैंने बोला था ना आपका किंग कॉन्ग, वो इन्हीं जंगलों के अंदर मिलते हैं, कोंगो के जंगलों के अंदर, अफ्रीका के अंदर। तो ये देखो, ये पहले ऊपर चली, इक्वेटर को काटा, फिर नीचे, और फिर अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर रही। तो दिस इज कोंगो जायरे रिवर। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। अब आ गया वो कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आती है, तब इसमें हमारा देश भारत खुद आता है, तो हमें याद रखना होगा। अब आप देखो, अगर थोड़ा सा इमेजिन करो, जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, तो आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि इंडिया का ये जो नीचे का हिस्सा है और ये जो इस लाइन के पास पास का है, ये गर्म बहुत रहता है। बट इंडिया का ये हिस्सा, कश्मीर वाला रीजन है ना, फिर इसके बाद तो पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, जब ठंड का समय आता था एक्सट्रीम कम तापमान चला जाता है, तापमान यहाँ 1-2 डिग्री तक आ जाता है। बट ये जो हिस्से, ये जो हमारे वाले हिस्से एमपी वाले, और ये यहां ठंड भी होना तो तापमान गिरेगा ज्यादा से ज्यादा तो 12 तक आएगा, और आप और नीचे जाओ तो तापमान और कम गिरेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले हिस्से पर सनरेज ज्यादा है, ये ट्रॉपिकल इलाके में आ रहा है, ये ट्रॉपिकल इलाका यहां से यहां तक का, और ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल में आ रहा है ना। तो आप यहां से भी ये चीज समझ सकते हो। अब दूसरा ले लेते हैं, देखो ये पास हो रही है नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से, 3 कॉन्टिनेंट से। नॉर्थ अमेरिका में बहामास और मैक्सिको, ये 2 देश से पास हो रही, दोनों का नाम याद रखना। अफ्रीका के अंदर पूरा सहारा डेजर्ट, पूरा सहारा ही, मोरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और फिर नाइजर, ये सहारन कंट्री। फिर आ गया एशिया की तरफ। तो एशिया के अंदर कौन कौन आ रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात, मिडिल ईस्ट, ओमान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान और चाइना। इतने इलाके से ये पास हो रही है, ठीक है। ठीक, आगे यहां पर सेपरेट हो देख लिया, मैक्सिको, बहामास, अफ्रीका की 7 कंट्री, वेस्टर्न सहारा, मोरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। एशिया की 8 कंट्री, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, चाइना, सऊदी अरेबिया। क्लियर?
कोई डाउट तो नहीं? ये सारी कंट्री का एक वो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आने वाली कंट्रीज। ठीक है, अब आ जाएगा बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटने वाली नदी। तो जो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है इसका नाम है माही। माही रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट सरदारपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार से ओरिजिनेट होती है। जब ये जाती है तो राजस्थान के अंदर, जिस राजस्थान का नाम सुनते हमारे दिमाग में रेत ऊंट आते, उस राजस्थान के अंदर इसके ऊपर बना हुआ है वहां का सबसे बड़ा डैम बांसवाड़ा। तो ये बांसवाड़ा डैम बना हुआ है इसके ऊपर राजस्थान में, जिस यहाँ पर आदिवासियों का मेला भी लगता है। जैसे कुंभ होता है ना, वैसे यहाँ पर सारे ट्राइबल आते हैं, बहुत शानदार लगता है। नदी का एकदम नज़ारा गजब हो जाता है। तो माही नदी है, माही नदी 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, खंबात की खाड़ी में जाकर के गुजरात के पास गिर जाती है। ठीक है, हाँ, थालापोरे रीजन, बहुत बढ़िया। अगला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो नीचे आ रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आने वाली कंट्रीज का नाम बता दो गुरुदेव। सबसे पहले साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो साउथ अमेरिका का आगे ब्राजील, पैराग्वे, चिली, अर्जेंटीना। बोलीविया नहीं आती। बोलीविया पहले आती थी, बट बोलीविया से लड़ाई के बाद चिली ने उस जगह को छीन लिया, तो यहां पर अब ये नहीं आती। बोलीविया यहां पाई जाती। तो ये 3 हो गई। फिर इसके बाद है तो बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, अफ्रीकन कंट्री। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी है और उसके ऊपर से पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक, अब यहां पर इसको नक्शे में देख लो। साउथ अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, बोलीविया नहीं आया। अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड अ कंट्री। ठीक है सर, व्हाट इज एटलस, प्लीज बताइएगा। एटलस अगर ज्योग्राफी में देखा जाए तो एक पहाड़ का नाम है। क्यों मस्ती कर, क्यों छेड़ रहे हो मुझे? यहां पर एक पहाड़ पाया जाता मोरक्को के पास, दैट माउंटेन इज नोन एज एटलस माउंटेन। जो मोरक्को, जहां से इब्न बतूता भारत के अंदर आया था। मोरक्को एक ऐसी कंट्री जो स्पेन के पास से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी है। मतलब एक ऐसा अफ्रीकन देश जो यूरोप से मात्र 13 किलोमीटर दूर है, दैट इज एटलस। बट मुझे पता आप उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे एटलस क्या है। तो एटलस किताब का नाम है। आप सर्च कीजिएगा आपके इंटरनेट के ऊपर एटलस, आपको एक किताब मिलेगी, बस वही की बात है। अब जो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, उस नदी का नाम है लिम्पोपो। ये तो यहां से निकलती है, काट के वो बोट्सवाना होते हुए समंदर में मिल जाती है। क्लियर? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। ठीक, प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका डज नॉट लाई ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन से साउथ अमेरिकन कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर नहीं आती? चिली, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राजील। अरे बहुत पब्लिकेशन है, जो लेटेस्ट है वो ले लेना। तुम लोग को किताब खरीदना सिखाऊं क्या अब मैं? दिन रात सिर्फ और सिर्फ मस्ती रहती। वहां जाना, दुकान पे बोलना मुझे मैपिंग करना, मुझे एटलस दे दो। वो दे देगा, ऑक्सफोर्ड स्कूल की एटलस, किताब का नाम है। उसको देख लेना, उसमें पन्ने पलट के देख लेना अंदर वहीं पे। अगर ऐसा लगे उसे पढ़ोगे तो ही 300 रुपए देना, 200-300 की आती है। अगर नहीं पढ़ो तो पैसे मत लगाना। पहले देख लो, क्लियर करना परीक्षा, पढ़ाई करना, ज्योग्राफी जानना लेके आना, काम की चीज है। $57.45 57.45। अब क्या करे कोई टीचर? मुझे एक बात बताओ, आप लोग से पूछ रहा हूं मैं कि इसके बाद कोई टीचर क्या करे? ये देखो, जब उसने बोल दिया यहां बोला, यहां बोलीविया नहीं आता, पहले आता था। यहां बोला बोलीविया यहां नहीं आता, और उसके बाद मतलब पूछ भी लिया कि कौन सा नहीं आता। अब उसके अंदर भी तुम लोग जो बचे हुए 43% हो, कहां हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग? आई रिजेक्ट, कैंसिल, नो, व्हाट इज दिस? ये क्या है? हद होती है बेवकूफी की। क्लियर? आंसर इज बोलीविया। देवांश, कुंटल और प्रिंस, तुम दोनों को मैं बाहर निकाल दूंगा बेटा। हाय हेलो मत करो, यहीं पढ़ो।
आदर्श सिंह भदौरिया, हैप्पी बर्थडे सर। मुझे पता वो 57% ही क्यों आया, ये लोग हैं ना क्लास के अंदर। अगला आ जाता आपका इंडिया के अंदर से पाई जाने वाली चीजें। तो इंडिया के अंदर जो पाया जाता है दैट इज ये 8 स्टेट हमारे देश से वो पास हो रही है बीचों बीच से। तो हमारे देश के कोई कोई से राज्य से तो निकलेगी ना, हमें उन राज्यों के नाम याद होने चाहिए। वी पीपल शुड नो द नेम ऑफ दैट स्टेट। तो इंडिया के अंदर 8 राज्य है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो इसके नीचे वाले राज्यों के पास इंसुलेशन ज्यादा होगी और इनसे ऊपर वाले राज्यों के पास इंसुलेशन कम होगी। याद रहेगा जी गुरुदेव। तो कौन कौन से 8 राज्य का नाम है? गुजरात नंबर 1, गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। 8 राज्य है जहां से ये लाइन पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 राज्यों से पास हुई। अब ये तो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा गया था कितने राज्यों से पास होती। सीडीएस ने ऐसा पूछा था कितने कोस्टल है और कितने लैंडलॉक्ड है। तो कोस्टल का मतलब होता है बेटा द स्टेट्स विच आर लाइज ऑन द सी कोस्ट, they are known as coastal state, and the state which does not share any boundary with any water body that are known as landlocked state. example जैसे ये मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है, यहां पर कोई समंदर नहीं, बट गुजरात के पास है, छत्तीसगढ़ के पास नहीं, झारखंड के पास नहीं, बट वेस्ट बंगाल के पास है, त्रिपुरा के पास नहीं क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार आ गया, त्रिपुरा के पास बांग्लादेश सब तरफ, मिजोरम के पास म्यांमार हो गया। ठीक है, तो यहां नहीं, सिर्फ एक वेस्ट बंगाल 1 और दूसरा गुजरात 2 कोस्टल 6 लैंडलॉक्ड। हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे मुझे नहीं पता बेटा, मैं आपको जो बोल रहा हूं उससे पहले प्रश्न पूछो। ठीक है, आ गया इतना समझ में? लैंडलॉर्ड मतलब, अबे लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड मतलब जमीन से घिरा हुआ, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार। पहले 3 सिस्टम होते थे टैक्स कलेक्शन के राइट के। जो एक दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश के ऊपर राज करती थी, उस समय 3 चीजें होती जिनकी मदद से हम टैक्स को कलेक्ट करते थे। सबसे पहला था जमींदारी सिस्टम जो बंगाल प्रेसिडेंसी तरफ चलता था, यहां पर गांव का जमींदार टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता था। दूसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि पंजाब प्रेसिडेंसी तरफ चलता था, यहां पर सारे गांव के लोग एक साथ टैक्स इकट्ठा करते थे। रैयत का मतलब होता था, रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, रैयत इज ए तमिल वर्ड, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी तरफ चलता था, तमिलनाडु तरफ। तो यहाँ के सारे जो किसान होते थे वो डायरेक्टली सरकार को टैक्स देते थे, दैट इज रैयतवाड़ी सिस्टम। फिर आता महलवाड़ी, महल का मतलब होता गांव, तो महलवाड़ी सिस्टम पंजाब तरफ चलता था। तो पंजाब तरफ के लोग, सारे गांव के लोग इकट्ठा करते थे अपना पैसा और गांव का गांव अंग्रेजों को देता था। तो जहां गांव देता था, महल देता था, दैट इज महलवाड़ी सिस्टम। कहां पर? इन पंजाब प्रेसिडेंसी। रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु तरफ, और जमींदारी सिस्टम इन बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी में होते थे। व्हाट इज इंसोलेशन? अभी हम उसको पढ़ने के लिए बड़े नहीं हुए। लक्ष्य, इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो आपके अभी किसी काम की नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मजा आएगा उसमें। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर है? अब मैं यहां पर इसको सोच रहा हूं रोक देता हूं। वाई सर? चलो एक प्रश्न पूछ लेते हैं, 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मणिपुर, वेस्ट बंगाल, गुजरात और झारखंड। कौन से राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सर योर नोट्स विल हेल्प मी इन पीएससी, माई नोट्स विल हेल्प इन यू इन यूपीएससी। अगर आप बोलो तो मैं आगे जब आपकी मैराथन होगी वहां पर यूपीएससी के ही क्वेश्चन कराऊंगा। मेरी हर चीज आपके काम आएगी, बस आप उसके अंदर पढ़ो। देखो मेरी बात सुनना बेटा, आपको कभी ऐसा लगे कि यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई का फुल फॉर्म अंकिता बेटा, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिडिल ईस्ट में से एक कंट्री। अगर आपको ऐसा लगे कि राहुल सर आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी बातें करते हो, मैं इसलिए बातें करता हूं बिकॉज आपको हर तरह की चीजें जानना जरूरी है, हर तरह की चीजें, और ये आपके लिए
बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात ये कि इससे सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमें समय नहीं लगेगा, ना मुझे ना आपको। आपको भी ये 1.5 घंटा हो गया पता नहीं चला, मुझे भी ये 1.5 घंटा हो गया पता नहीं चला, जब हमने डिटेल में पढ़ना शुरू किया। हमने सारी चीज़ जानी। देखो, हमें पढ़ना आज लेटीट्यूड था, हमने पढ़ा, लेटीट्यूड हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन भी हो गए, बट क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी गेन हुई। आप उसको ऐसे समझना कि हर चीज़ आपके काम की है। मुझे पता है कहाँ पर आप लोगों का वापस ध्यान क्लास में लाना है, क्योंकि चीज़ें बच्चे वो हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर, 77.96%। वेरी गुड, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड? कौन सी लेटीट्यूड सबसे बड़ा पैरेलल है? कौन सा लेटीट्यूड सबसे बड़ा सर्कल है? लार्जेस्ट पैरेलल लेटीट्यूड। सर डाउट देखा हुआ मेरा प्लीज, उसके लिए टीम है बेटा, आपका डाउट बिल्कुल देखेंगे, आपको क्लियर करेंगे, बेफिक्र रहो। सब चीज आपकी करवाई जाएगी, जो जो आपको बोला गया ना वो, बस आप सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ने में अपने साथ रखिए, सीखने के लिए पूरी क्लियर हो जाएगी। आपका डाउट है, डाउट थोड़ी ना छुड़वाएंगे, आप डाउट छोड़ दो, क्लियर हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लार्जेस्ट पैरेलल लेटीट्यूड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों। सर विल दिस हेल्प इन पीएससी एग्जाम? जब मैंने आपको यूपीएससी तक का बोल दिया तो पीएससी में तो मदद करेंगे ना बेटा। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इक्वेटर, 87%। वेरी गुड। चलो ठीक है, डाउट भी देख लेता हूं मैं, कुछ रिसेंट आए, एक दो एड्रेस करूंगा। इन महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र कम्स इन कोस्ट लाइन, बिल्कुल आता है। ये देखो आपका महाराष्ट्र बना हुआ है, ये महाराष्ट्र कोस्ट लाइन पे आता है। दूसरा, सर बंगाल ईस्ट में है, फिर उसे वेस्ट क्यों बोलते? बिकॉज ये जो बांग्लादेश था ना, इस बांग्लादेश का वो पश्चिमी हिस्सा था। पहले 1905 से पहले जबकि बंगाल का विभाजन हुआ था, बंग आंदोलन जिसके खिलाफ चलाया था, करजन के खिलाफ, तो वहां पर आपका ये जो ईस्ट, ये बंगाल था, ये बंगाल का पश्चिमी हिस्सा वेस्ट बंगाल कहा जाता था, जहां पर हिंदू बंगाली ज्यादा थे, तो इसे इसलिए ईस्ट में होने की वजह से वेस्ट बोला जाता है। नंबराबर क्या होता है? नंबरदार क्या होता है? पता नहीं यार बेटा। राजस्थान तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, फिर भी हॉट क्यों है? अब देखो, ये यहां पर इतना आ गया, ठीक है। हर चीज के 100 कारण होते, कहानी वही है, बयान अलग अलग और सब सच है। दूसरा बयान क्या आता? दूसरा बयान यहां पर आता एल्बिडो का। जो थार के मरुस्थल में रेत है, उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, तो दिन का तापमान बहुत अच्छा गेन करके एटमॉस्फेयर को वार्म अप कर देती है। ये थार के मरुस्थल की बात है। दूसरी बात यह है कि किसी भी इलाके का तापमान बताने से पहले उस इलाके की हाइट का पता किया जाता है। जब भी आप तापमान निकालते हो तो उस इलाके की ऊंचाई क्या है। अब आप देखो, यहां पर समझो, ये है आपका दिल्ली और ये है आपका थिम्फू, है ना। तो थिम्फू जो है ये दिल्ली के पास में, भूटान, सेम लेटीट्यूड पर आ रहे दोनों। सूरज की किरण तो बराबर आना चाहिए थिम्फू और दिल्ली पर दिल्ली में गर्मी ज्यादा और थिम्फू में बर्फ गिरती है। क्यों? लेटीट्यूड तो दोनों की सेम आ रही। प्रश्न यही आना चाहिए कि सर महाराष्ट्र जो है, भूटान की राजधानी थिम्फू, वो और दिल्ली हमें एक लाइन पर दिखाई दे रहे दोनों, फिर दिल्ली गर्म क्यों, थिम्फू ठंडा क्यों? क्योंकि थिम्फू बहुत ऊंचाई पर है। तो किसी भी इलाके की अगर आप तापमान को पता करोगे तो उस इलाके का ऑल्टीट्यूड बड़ा मैटर करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है, हाँ, जिसको डाउट नहीं है बेटा आप लोग लीव कर सकते हो। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, जिसको डाउट है बस उनके थोड़े बहुत डाउट लूंगा। अगला जाता, सर पर आपने पहले बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोंगो रिवर्स को काटती, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोंगो रिवर को काटती, ऐसा मैंने नेवर इन माय कैरियर, इक्वेटर का ही बोला होगा, है ना। यहां पर मैं लिखकर भी लाता हूं इस तरह की चीजों के लिए। सर अगला, विच कंट्री लोकेट इन फ्रीजिड जोन? अब फ्रीजिड जोन के अंदर आने वाली कंट्री आपका रशिया ऊपर की तरफ, रूस, अलास्का, अलास्का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है, अलास्का हो गया, रूस हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये सब ऊपर की तरफ आते हैं। सर माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। हाउ ब्राजील कैन बी लाइज ऑन बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, एरिया उसका इतना बड़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रही है उसके पास से और इक्वेटर भी पास हो रही है। इक्वेटर ऊपर से, कैप्रिकॉर्न नीचे से, बस।
पाकिस्तान से भी लाइन पास होती है, तो ऐसे कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पास होना, तो मतलब वहां से हो रही है। उसके पाकिस्तान जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर से आता है, पाकिस्तान से पास नहीं होती हो। पाकिस्तान जो है ना ये इसके ऊपर से आ रहा है, थोड़ा और ऊपर है। पाकिस्तान की शुरुआत ही 24-25 डिग्री से होती है, इंडिया की शुरुआत 8 डिग्री से होती है, इसकी शुरुआत 24-25 से होती है, ये ऊपर है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अपर हेड कंट्री है वो इतनी बड़ी क्यों दिखती है? देखो आप समझे मेरी बात, इसको ध्यान से सुनो। अब यहां पर ज्योग्राफी आ गई। प्रश्न आपने पूछा कि जो ऊपर कंट्री जैसे रशिया इतना बड़ा क्यों? रशिया इतना बड़ा इसलिए, फॉर एग्जाम्पल, पहले तो उस इलाके में कोई रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? तापमान वहां पर -60 -70 डिग्री है। जब तापमान उस इलाके पर इतना कम है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उस जगह के लिए लड़ाई हुई नहीं। और जिस जगह के लिए लड़ाई नहीं होती वो जिसकी होती उसी तक ही रह जाती। जिस जगह के लिए लड़ाई होती, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता देखिए आप, कश्मीर की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन देखिए आप, तो उस वजह से लोग उसके लिए लड़ते, तो उसके वहां पर ना जंग छिड़ती। यूरोप जो है, यूरोप कैसा है? यूरोप आपने देखा, अब वहां का क्लाइमेट टेम्परेट जोन का है, इसलिए इतनी लड़ाई हुई कि वहां के वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हर बार नक्शे बदले वहां के, कि ये कंट्री इसकी होगी, अब ये कंट्री इसकी होगी, इसने हथियार ली, वो उसने हथियार ली। क्यों? क्योंकि वहां को लेकर के लड़ाई हुई। ओके, ऐसा चीज है। फिर आ जाएगा यूएसए कौन से रीजन में आता है? यूएसए आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ यानी टेम्परेट रीजन में। सर मैप में मोल्डीव्स इक्वेटर के ऊपर दिखा रहा है, थोड़ा मुझे इसके बारे में बता दीजिए। देखो मोल्डीव्स जो है ना, अभी मैंने आपको बताया इक्वेटर पर ही तो आता है। ये है मोल्डीव्स, ये यहां से ये लाइन पास हो रही है, तो इक्वेटर के ऊपर ये लाइन पास हो रही है। तो मोल्डीव्स जो है ना छोटे छोटे आइलैंड्स है जो कोरल से मिलकर के बने। अब कोरल क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर कोरल इस लक्षद्वीप में और मोल्डीव्स में पाए जाते हैं, तो मोल्डीव्स के ऊपर से पास हो रही इसलिए उसको नाम रखा उसमें। चलो तो यहां पर मैं आपकी क्लास को एंड करता हूं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और वहां पर नई चीजें जानेंगे। कल मिलते हैं, ठीक है? कल पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स, यू विल एंजॉय दैट टू। Thank you very much everyone. I hope